नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं। यह श्रृंखला जो है जिसमें देखें दिसंबर 2023 से लेकर के नवंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उसके प्रश्न पत्रों की हल सहित व्याख्या को हम देख रहे हैं और इसमें जो है लेक्चर 4 तक अपलोड किए जा चुके हैं और यह लेक्चर 5 होगा इस सीरीज के अंतर्गत। और इसमें हम जो देखने जा रहे हैं वह यूपीपीएससी आरओ पीटी एग्जाम 2023 जिसका एग्जाम देखें तो 11 फरवरी 2024 को हुआ था, यह निरस्त कर दिया गया था पेपर आउट होने का। तो इसके समान अध्ययन के हल प्रश्न पत्र को हम जो है विस्तृत व्याख्या सहित देखेंगे और यह समसामयिक घटना चक्र की जो पूर्वालोकन उस पर आधारित यह अंक है या लेक्चर है। लेक्चर जो 4 अपलोड किया गया था वह देखें तो आयुर्वेद यूनानी संबंधी जो पूछा गया था प्रश्न जो 8 सितंबर 2024 को जो आयोजित किया गया था निरिष्ट, और लेक्चर 5 पर आधारित जो उसमें जीएस या करंट जनरल स्टडीज में प्रश्न पूछे गए थे वह हल सहित विस्तृत व्याख्या करके अपलोड किया जा चुका है। वहाँ से आप देख सकते हैं। लेक्चर 3 जो था वो सम्मिलित राज्य कृषि जो परीक्षा थी जिसका 18 अगस्त 2024 को एग्जाम हुआ था उसके भी हल को विस्तृत सहित व्याख्या की गई थी। हालांकि उसके जो आंसर थे वो आयोग स्वतः उसमें दिया था प्रिंटेड करके, इसलिए उसकी विस्तृत व्याख्या केवल अपलोड करके उसमें दी गई है। और लेक्चर जो 3 था, लेक्चर बल्कि 2 था वो एपीएस यानी अपर निजी सचिव की जो भर्ती परीक्षा आई थी यानी 2024 की जो पहली परीक्षा थी 9 जनवरी 2024 को, उसके भी हल को व्याख्या से अपलोड किया गया। लेक्चर 1 जो था 2023 का जो था वो स्टाफ नर्स एग्जाम 19 दिसंबर को, उस पर आधारित वीडियो को अपलोड किया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे जो भी प्रश्न पत्र आपको चाहिए वे सारे आयोग की साइट पर हैं, उपलब्ध हैं, यानी कैंडिडेट कार्नर में जाकर आप जो भी पेपर चाहें वहाँ ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसी कड़ी में ये जो आपका 2023 में जो अपर पीटी एग्जाम जो कि 24 के लिए अपर पीटी एग्जाम 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है, उसी तरह 23 का जो एग्जाम कराया गया था वो देखें तो 14 मई 2023 को आयोजित किया गया था। तो उसके पेपर भी यहाँ पर हैं, इस पर हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। इसमें सेट होगा और यह पेपर होगा। हालांकि इसमें करंट को अपडेट किया जाएगा, हालांकि जो और शेष पार्ट हैं वह इसके अंतर्गत अध्ययन किए जाएंगे और करंट को अपडेट करना आवश्यक होगा इसमें। इसके बाद देखें तो ये आपका पीसीएस जे जो यूपीपीएससी जो पीसीएस जे कराता 2022 का भी पेपर इसमें है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। हालांकि इसमें करंट 2022 का है इसलिए इसको ज़्यादा अपडेट करने की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके शेष पार्ट महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा देखें इस साल जो कराई गई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में यह सामान्य अध्ययन नगर एवं ग्राम नियोजन का भी कराया गया। उसमें देखें तो सामान्य अध्ययन 1 से 50 तक पूछे गए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं आयोग की साइट पर है, यानी इस पर भी प्रश्न जो बनाए गए हैं सामान्य अध्ययन करके सारी जानकारी उसमें है। तो इसके करंट अफेयर्स और जो सारे करंट है उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं यानी होम्योपैथी समान अध्ययन जिसमें 1 से 30 तक प्रश्न पूछे गए 2023 यानी इस साल के महत्वपूर्ण ये सारे एग्जाम जो सितंबर 2023 में कराए गए हैं इसके भी प्रश्न को आप देख सकते हैं। इसमें करंट अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें जो भी करंट है वो 2024 के पूछे गए, जैसे आप देख सकते हैं करंट जो पूछा गया है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस साल के जितने भी महत्वपूर्ण या छोटी बड़े एग्जाम हुए हैं उसके सारे करंट अफेयर्स और जो उसके जीएस हैं उसको अपलोड करने का प्रयास किया जा रहा है। आज उसे हम देख रहे हैं जो आरओ एग्जाम हुआ था 11 फरवरी 2024 को, उसको विस्तृत व्याख्या समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में ये भी प्रश्न पूछा गया सामान्य अध्ययन होम्योपैथी का 1 से 30 तक प्रश्न, इसमें भी करंट अफेयर देख सकते हैं। जो करंट अफेयर 2024 में देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों के कोर्स सेक्टर ग्रोथ थे, यानी ये भी एग्जाम जो इसमें पूछा गया, इसमें भी करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है, इसको भी वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें होम्योपैथी से संबंधित कई सेट है, ये भी उसका एक सेट है, इसको भी आप देख सकते हैं वहाँ से। इसमें देखा जाए जो इसके 30 प्रश्न जो हैं यह भी इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ से देखा जा सकता है। यह भी एक सेट है इसका जिसमें सामान्य अध्ययन देखें, एक से सामान्य ज्ञान जो है यानी जनरल नॉलेज जो इसमें है 1 से 30 तक पूछे गए हैं और इसके प्रश्न है, यहाँ से उसको देखा जा सकता है। यह जो है इस पर हम वीडियो का लेक्चर 3 बनाकर अपलोड कर चुके हैं। यह जो था आयोग के आंसर केस ही इसको जो है वीडियो का लेक्चर बनाकर अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहा नर्सिंग आयुर्वेद संबंधी 1 से 30 प्रश्नों को व्याख्या की जा चुकी है, वहाँ से देख सकते हैं। ये भी इसका सेट है, देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन यूनानी का है, इसमें सामान्य अध्ययन 1 से 30 तक है, यहाँ भी आप अपलोड करके देख सकते हैं सारे प्रश्नों को जो दिया गया है यहाँ से। और इस पर एक जो अभी हम जितने प्रश्नों को दिखाएं उस पर एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर जितने भी करंट अफेयर्स हैं या महत्वपूर्ण जो इसमें जीके और चीज़ें हैं उसको एक वीडियो में समाहित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज देखते हैं आरओ जो एग्जाम जिसमें निरस्त हो गई थी उसके प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। और ये ध्यान देना है कि यह जो है समसामयिक घटना चक्र के पूर्वालोकन पर आधारित है और इसमें जो हल प्रश्न पत्र है यानी इसका आंसर जो है वो आयोग तो नहीं दिया था क्योंकि निरस्त हो गए थे, तो यह जो है समसामयिक घटना चक्र के आंसर के से आधारित है, उसकी व्याख्या है, इसको जल्दी से देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखते हैं तो यह है, यानी पहले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है? तो बी ने किया था संघाई सहयोग संगठन एससीओ ने इसको घोषित किया था। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। तो देखें 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद के समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 22वीं शिखर बैठक में वाराणसी को वर्ष 2022-23 की अवधि हेतु पहली एससीओ पर्यटन और संस्कृति राजधानी घोषित किया गया। इस प्रमुख सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम के फ्रेमवर्क के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान वाराणसी में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2023-24 हेतु अलमाटी कजाकिस्तान को एससीओ पर्यटन और संस्कृति राजधानी घोषित किया गया। यानी इसमें ध्यान देना है कि यह 2022-23 के लिए जो है वाराणसी को जो है एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया, जबकि अब यानी 2023-24 जो चल रहा है वर्तमान में देखें तो इसके लिए
जो यानी वर्ष 2023-24 हेतु अलमाटी जो कजाकिस्तान में है, उसकी अलमाटी को जो एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। तो ये 22-23 के लिए याद रखना है वाराणसी का था, और 23-24 का अलमाटी जो कजाकिस्तान का है वो घोषित किया गया, इसलिए इसने अपडेट कर लिया गया है, ये ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा विस्तार कर देंगे, तो ये आज पूरा नहीं हो पाया एक लेक्चर में, क्योंकि इसमें जो देखें एससीओ की जो है बैठक वो पाकिस्तान में भी हुई है, और एससीओ की जो है वो 24वीं 23वीं बैठक भी हो चुकी है वर्तमान में, यानी 24वीं बैठक भी हो चुकी है, उसको भी आप करंट अफेयर्स के जो अंक अपलोड किए वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला इसमें यह है, तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, और उनकी पत्नी का नाम गीतावली था, यानी दोनों ही गलत है, ये न तो एक न तो दो, दोनों नहीं गलत है। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। तो ये देखिए, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गाँव में हुआ था। तो राजापुर तो सही था, लेकिन बांदा जनपद दे दिया है, ये चित्रकूट कर देता तो सही होता। ध्यान रखना, चित्रकूट जिले में गांव में राजापुर नामक गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखना। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी देवी था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, और यहाँ क्या लिखा है, गीतावली लिख दिया है, उनकी रचनाओं को लिख दिया है। रत्नावली जो है उनकी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न करा, नीचे दो कथन दिए गए, जिसमें एक को अब कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब कथन देखते हैं। संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राममोहन राय थे। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। इसको देख लेते हैं। तो ये बी सही है। बी का मतलब ये हुआ कि ए जो है असत्य है, किंतु आर सत्य है। ये असत्य होने का मतलब क्या है कि इसमें ये देखें कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राममोहन राय थे, यानी ये असत्य है। और विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए, अर्थात इनके लेख जो इसमें तो प्रकाशित हुए, लेकिन इसके संपादक ही नहीं थे। आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या यह है कि 1821 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया था, यानी प्रारंभ इन्होंने किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस अखबार के क्रेडिट में राममोहन यानी राजा राममोहन राय का नाम नहीं था। इसके बजाय अखबार को आधिकारिक तौर पर भवानी चरण बंदोपाध्याय एवं अन्य द्वारा संपादित किया गया था। यह अखबार न केवल सती प्रथा यानी विधवा जलाने की प्रथा को खत्म करने के आंदोलन में सबसे आगे था, बल्कि इसने कई अन्य प्रगतिशील मूल्यों का समर्थन किया। सतीदाह की निंदा करते हुए राजा राममोहन राय के लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। यह ध्यान रखना कि लेख प्रकाशित हुए, इन्होंने प्रारंभ किया था, लेकिन संपादन जो है इन लोगों ने किया था। इसलिए स्टेटमेंट जो बी था यानी ए असत्य था, बी सत्य इसमें हुआ था। कथन जो था वो गलत था, लेकिन कारण इसमें सही था। इसमें 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह मैथमेटिक्स संबंधी है। एक बोर्ड पर 5 समांतर तली ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। बोर्ड पर 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटे 5 समांतर तली क्षैतिज रेखाएं भी खींची गई हैं। किन्हीं दो निरंतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच की दूरी किन्हीं दो निरंतर क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी के समान है। इस तरह से बनने वाले वर्गों की अधिकतम संख्या क्या है? इसका आंसर सी यानी 30 है। चलिए इसको समझते हैं। हालांकि इसका एक सूत्र होता है, लेकिन इस पर इसने विस्तार कर दिया है। विस्तार के अंतर्गत आप इसको समझ सकते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, एक फलक से बनने वाले वर्ग 4 गुणे 4 4 चौके 16, 3 फलक से 9 फलक से 4 बनेगा 16 फलक जो संपूर्ण मिला दे 1 बनेगा। ओवरऑल जोड़ दिया जाए 16 9 25 4 29 30 हो जाएगा। इसमें ध्यान देना है कि इसमें थोड़ा ट्रिक्स को याद कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो ये साइड है इसको एम करते हैं, तो ये भी साइड एम, दोनों समान है। जब ये दोनों समान होते हैं तब इसके लिए सूत्र यह होता है, यानी जितने होते हैं कितने 1 + 2 + 3 प्लस जितनी भी संख्या हो प्लस m-1 के होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे, तो ये सारे जो भी इसमें पूछ रहा है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और यदि दोनों बराबर न हो, जैसे m हो और ये साइड n हो, तब इसमें जो होता है यह अंतर होता जाता है। इसमें जो भी कम पहले शून्य न हो जाए तब तक इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी इसमें जो गुणा होता है m-1 n-1 प्लस n-2 m-2 n-2 ऐसे ही करते जाते हैं जब तक कि एक का मान शून्य न हो जाए। कोई भी एक ऐसी संख्या होगी जिसका मान शून्य, वहाँ तक इसको रोक देंगे, इसके बाद जोड़ देंगे सारा उसका मान, यानी m और n न बराबर होने पर, यानी m डज नॉट इक्वल n हो, तब के लिए कंडीशन है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, दूसरी सूत्र का प्रयोग हम कर लेते हैं। 1 धन 2 धन स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 5 में से 1 घटा देंगे 4 बचेगा, 4 तक इसमें जोड़ना है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे, वहीं सारी कंडीशन हो जाएगी। 1 धन 4 धन 9 धन, ये हो जाएगा 4 को 16 जोड़ देंगे 25 4 29 30, इससे भी हमें प्राप्त हो जाएगा, या फिर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? ये रीजनिंग संबंधी, इसको देख लेते हैं जल्दी से। एक निश्चित कोड में कॉर्पोरेशन को ट्रांस जो भी लिखा है, चूंकि ये उल्टा करके लिखा है, इसका कोई इंग्लिश ऑथेंटिक नहीं है, के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में जुडिशियल को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर इसका व्याख्या दिया है, इसको देख सकते हैं। जिस प्रकार चला कि इसको अपनी तरह से भी हम सेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जैसे ये किया है वही सत्य है, आप अपनी तरह से भी इसको बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ए है। और कैसे इसने बनाया है यहाँ पर देखा, जैसे जिस प्रकार से यहाँ देखें ये सारा प्रोसेस बनाया है, उसी प्रकार से इस प्रोसेस को समझा दिया है। तो यह जो है यह कॉर्पोरेशन को बनाया है, यानी इसी के बनाए को हम समझना चाहें तो देखें कॉर्पोरेशन लिखा है। कॉर्पोरेशन इतना बड़ा सब विस्तार कर दिया, इसमें देखें पी को पहले ला दिया है, फिर आर को लाया है, फिर इसके बाद लास्ट में इसको सी कर दिया है, और ओ को यहाँ पर दूसरे स्थान कर दिया, दूसरे स्थान को उधर से था, यानी 4 को इसने कंबाइन किया, फिर इन 4 को लिया है, फिर इस 4 को लिया है, फिर इसको पहले फैलाया है, फिर इसको दूसरे फैलाया है, फिर इसको देखें ये आपका
वैसे लाया दूसरे स्थान पर, इसको आखिरी में कर दो, वैसे सब किया सेट किया, इसको भी उस तरह से फैला कर सकता है। तो इस प्रकार से फैलाएगा। देखिए ये 4 का कॉम्बिनेशन बना लिया, इसको पहले फैला दिया, इसको दूसरे फैला दिया, फिर इसको देखें यू को देखें यहाँ फैला दिया, एल को आखिरी में, फिर ऐसे ही करके इसने बना दिया जुडिशियल को भी। चलिए आगे देखते हैं। छठवें नंबर प्रश्न पे, छठवां नंबर प्रश्न क्या आपका है, यहाँ पर देखते हैं निम्न में कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर जो सी है, श्रीकाकुलम। इसमें ध्यान रखना है कि इस प्रश्न से हमें कई जानकारी मिल जा रही है कि निम्न में कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में। इसका मतलब ये जो तीनों हैं, ये पहली बात तो मैग्नीज उत्पादक हैं जो कि कर्नाटक में हैं। हालांकि अन्य उत्पादक भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न के हिसाब से ये मैग्नीज उत्पादक हैं जो कर्नाटक में हैं। एक ये नहीं है श्रीकाकुलम। इसमें चलिए देखते हैं, यानी इसकी व्याख्या समझते हैं यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं शिमोगा, बेल्लारी एवं चिकमगलुरु कर्नाटक के मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं, जबकि श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में एक जिला है। यानी अब देखिए स्पष्ट हो गया कि आंध्र प्रदेश का एक जिला है जो मैग्नीज के अतिरिक्त, यानी ये जो है मैग्नीज भी उत्पादन करता है, लेकिन मैग्नीज यानी मैग्नीज का सिंबल देखें एमएन होता है, जो मैग्नीज के अतिरिक्त मुख्य पदार्थ क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और अन्य फेरो मैग्नीशियम खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 यानी अपडेट के हिसाब से 2021 के अनुसार वर्ष 2020-21 में मैग्नीज उत्पादक 3 बड़े राज्य क्रमशः, तो मध्य प्रदेश याद रखना है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, इसमें देखें 34% प्रोडक्शन करता है। इसके बाद महाराष्ट्र 24%, उड़ीसा 18% है। इसमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश मतलब टॉप 3 में नहीं है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश याद रखना है, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा है। और क्षेत्र जो 2 इसमें देखें 4 विकल्प हैं, 3 इसमें से जो है कर्नाटक से, 1 आंध्र प्रदेश से है। चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे का आर कहा गया। इसको जल्दी प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए को क्या कर रहा है, रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। आर कारण इसमें रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन यानी ILRS का नेतृत्व कर रहे हैं। इसको देखते हैं। तो इसका सही आंसर बी है। बी मतलब ये हुआ कि यह दोनों सत्य हैं और बी व्याख्या करता है। सत्य हो गए तो इससे भी प्रश्न आपके बन जा सकते हैं, यानी स्टेटमेंट पूरा सही है, यानी ये जानकारी के रूप में हो गई। ये देखें 2023 की घटना है जब भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। उसी दौरान यह रूस भी जो होड़ में था रिकॉर्ड बनाने में, हालांकि यह सफल नहीं हो पाया। और आर्टेमिस को भी याद रख सकते हैं कि यह जो है अमेरिका के नेतृत्व में आर्टेमिस है और रूस और चीन मिलाकर को जो एक चंद्र अनुसंधान इसका नेतृत्व कर रहा है। ये भी जानकारी के रूप में महत्वपूर्ण स्टेटमेंट। इन दोनों कथन सत्य हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या इस हिसाब से बी रहा है, दोनों सत्य है, यानी ए और आर यानी कथन और कारण दोनों ही सही हैं। व्याख्या साथ में करें तो इसको देखें। लूना 25 रूसी चंद्र लैंडर मिशन था। यह विगत 47 वर्षों में रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित प्रथम चंद्र मिशन था। यानी 47 वर्ष पूर्व जो रूस लॉन्च किया था उस दौरान यूएसआर था, सोवियत संघ था। रूस तो 1991 में विघटन के यानी यूएसआर के या सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस जो है अस्तित्व में आज वर्तमान रूस है। अंततः इसमें 2 महाशक्तियाँ थे, एक यूएसए यानी जो कि आज भी है और दूसरा यूएसआर था। तो उस दौरान 47 वर्ष पूर्व था। इस मिशन को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, इस एजेंसी को याद कर लीजिएगा। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी क्या है, रास्कामास, जैसे भारत का इसरो है, यूएसए यानी अमेरिका की नासा है, वैसे ही देखें तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है, रास्कामास है द्वारा 11 अगस्त 2023 भारत का प्रक्षेपित किया था। 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया था। भारत का सफलतापूर्वक लैंड कब किया था, वह 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंड किया था भारत। तो 11 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B बाई फ्रेगेट रॉकेट ध्यान रखना रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। ज्ञातव्य कि रूस एवं चीन एक साथ मिलकर अमेरिका के आर्टेमिस समझौते के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं। रूस वर्ष 2027 में लूना 26 यानी 27 में 2 साल बाद करेगा। हालांकि देखें तो यह 2024 का आखिरी चरण है, इसे 2 साल बाद ही करना ज़्यादा सही है। तो रूस वर्ष 2027 में लूना 26 एवं वर्ष 2028 में लूना 27 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो ILRS परियोजना की में प्रमुख भूमिका है। इस परियोजना का याद रखना है, अपडेट में यही महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन है जिसमें रूस और चीन शामिल हैं और यह योजना है। तो ये अपडेट महत्वपूर्ण, इसका आगे चलते हैं। अगला 8वां नंबर प्रश्न है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में केवल शाहीवाल, यहाँ ध्यान रखना केवल लगा दिया है, शाहीवाल, गिर, थारपारकर, गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही ये भी लगाया शामिल की गई हैं। लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें देखते हैं इसका बी मतलब केवल 1 सही है। इसको व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं यह है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश में मवेशियों की नस्ल में सुधार एवं दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के एक हिस्से के रूप में शुरू की गई। यानी नंद बाबा जो मिशन है उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन है। और ये देखें तो दुधारू मवेशियों की नस्ल में सुधार एवं दूध उत्पादन को बढ़ावा हेतु कि नंद बाबा जो मिशन इसी के शुरू में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। सही होने का मतलब इस ध्यान रखना कि इस योजना में केवल जो है शाहीवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगातीरी प्रजाति दुधारू गायें शामिल की गई हैं। आगे इसमें देखते हैं तो आगे यह है, प्रथम चरण 2023-24 में प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों के जनपदों जैसे अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी,
मेरठ, आगरा, बरेली में संचालित की जा रही हैं। यानी देखें इस वक्त उत्तर प्रदेश में कितने मंडल वर्तमान में हैं, तो 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। हालांकि देखें अस्थायी रूप से एक जिला जो है कुंभ मेला क्षेत्र बना दिया गया, जिसमें 67 राजस्व गाँव को लेकर बनाया गया, और ये 4 महीने के लिए 1 दिसंबर 2023 से लेकर 31 मार्च 1 दिसंबर 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक जो है यह 76 जिला जो है उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। यानी एक अस्थायी जो है कुंभ मेला क्षेत्र है, जिसमें कुंभ मेला देखें तो 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जो महाकुंभ मेला है प्रयागराज में। तो इसमें देखें इस योजना में केवल साहिवाल, ध्यान रखना इसमें केवल इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थरपारकर यानी गंगा तीर प्रजाति की दुधारी गायें ही सम्मिलित की गई। इस योजना के लाभार्थी के लिए गोपालन या मही पालन का कम से कम 3 वर्ष, वहाँ 1 साल लिख दिया था, 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। चलिए 9वां देखते हैं, इसमें भी अभिकथन है और कारण है, देख लेते हैं। जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जानते हैं। जौनपुर सर्की काल में एशिया के महान केंद्र के रूप में था। इन दोनों स्टेटमेंट सही है। यानी इसमें बी इसका रहा, बी का मतलब ये हुआ कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। ध्यान रखना कि जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जानते हैं। जौनपुर सर्की काल में एशिया के महान केंद्र के रूप में जाना जाता था। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। तो यह इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि इब्राहिम शाह सर्की जौनपुर के सर्की वंश का सबसे महान शासक था। यानी इसको याद रखना है कि जौनपुर के सर्की वंश का सबसे महान शासक था। वो विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सर्की कला कहते हैं, का उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें, ध्यान रखना है कि इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गई और उसमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। उसमें स्वयं सिराज हिंद की उपाधि धारण की। ध्यान देना, कौन सिराज हिंद की उपाधि धारण की? तो इब्राहिम शाह सर्की, जो सर्की वंश का महान शासक था। उसने जौनपुर को शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत या इसको पूर्व का सिराज के नाम से विख्यात हो गया। चलिए इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर यह है रमेश की ऊंचाई 5 मीटर, रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी है, यह याद रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा जो पैमाना हो याद रखना होगा। इसमें कोई विकल्प सही नहीं है तो दिया गया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ देखें तो रमेश की ऊंचाई क्या है, 5 फीट है। 1 फीट जो 12 इंच का होता है, यानी 1 फीट में जो होता है 12 इंच होता है, और 1 इंच में देखें 2.54 सेंटीमीटर। एक कन्वर्टर याद रखना होगा, इसलिए 5 फीट को हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो वह 152.4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यह ध्यान रखना होगा कि मीटर और सेंटीमीटर में यदि लंबाई हम कन्वर्ट कर लेंगे तो नैनोमीटर या जो माइक्रोमीटर तो उसको आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। एक नैनोमीटर को देखें तो नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ होता है, और एक माइक्रोमीटर पूछेगा 10⁻�6 मीटर होता है, और एंगस्ट्रॉम पूछेगा 10⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ एक नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, सेंटीमीटर में कर देंगे तो इसमें 100 गुणा कर देंगे। 100 गुणा का मतलब एक बार 10⁻2 हो जाएगा, 2 इसमें से -2 जुड़ जाएगा, -9 + 2 तो 10⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ध्यान रखें 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर देंगे, इधर जाएगा -2 प्लस हो जाएगा। और 5 फीट बराबर यदि करें, चूँकि हम ध्यान रखें 5 फीट बराबर इतना सेंटीमीटर है, तो इसमें 1 सेंटीमीटर इतना आपका है नैनोमीटर है। तो इसमें हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी इसको 5 फीट को कन्वर्ट करना चाहें तो आराम से इसमें हम यानी इसको ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पर 152.4 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं 10⁻7 नैनोमीटर है, तो एक का गुणा कर देंगे 152.4 गुणे 10⁻7 ये नैनोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर है। तो विकल्प नहीं दिया 152.4 और 10⁻7 किसी विकल्प नहीं है। 7 तो है ए में, लेकिन वह 152.4 ना होकर के वह 5 है। 152.4 यदि रहता, नियरेस्ट में आपका ए बन रहा है, लेकिन नियरेस्ट काम नहीं चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न भी यहाँ पर अभिकथन और कारण पर आधारित है। इसमें देख सकते हैं अभिकथन में क्या कर, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। इसको देख लेते हैं। इसमें इसकी ये जो है जो दिया है उसमें सी इसका आंसर सी मतलब ये सत्य है, किंतु आर असत्य है। मतलब यह आप याद रख सकते हैं कि ये सत्य होने का मतलब भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। वैसे बांग्लादेश था, लेकिन भारत जो है जूट का वर्तमान में देखें तो सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है। पीली क्रांति यह जो है इससे संबंधित नहीं है, उसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर देखें यह है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार कच्चे जूट के उत्पादन विश्व में सबसे बड़ा देश भारत है। इसके बाद बांग्लादेश दूसरे स्थान। पहले बांग्लादेश जो है पहले स्थान था, लेकिन भारत पहले स्थान पर हो गया और बांग्लादेश दूसरे स्थान पर हो गया। हालांकि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2022 के अनुसार विश्व कृषि में वर्ष 2020 में भारत जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है, जबकि बांग्लादेश प्रथम स्थान पर था। पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन का तिलहन उत्पादन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर जो है कल के अंक में हम विस्तृत वीडियो बनाकर सारी क्रांतियों को एक जगह कलेक्ट करके एक्सप्लेनेशन किए थे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। वहाँ आज भी उसकी व्याख्या उससे स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, इसलिए हम उस स्तर पर नहीं कर रहे हैं। कल आप सारी क्रांतियों के कल जो लेक्चर 4 था इस कड़ी में नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 के जो श्रृंखला हमने शुरू किया, लेक्चर 4 में सारी क्रांतियों को अपडेट किया गया, आप देख सकते हैं वहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी याद रखना कि जो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है, न कि कपास से, न कि जूट से। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न इनके कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है, ध्यान रखना इसमें सही पूछ रहा है। तो ए है, पहले भुक्ति थी, फिर विषय था, विधि थी, इसके बाद लास्ट में ग्राम है। प्रशासनिक विभाजन है, प्रशासनिक इकाई में सबसे ऊपर क्या थी, भुक्ति थी, उसके बाद उससे नीचे विषय थे, उससे नीचे विधि थी और सबसे निचले स्तर पर ग्राम थे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो गुप्तकाल में साम्राज्य को भुक्ति नामक प्रांतों यानी जो प्रांत था उसको भुक्ति कहा जाता है, तब विभाजित किया गया था। इन्हें आगे क्रम से विषय, विधि, फिर ग्राम में विभक्त किया गया था, बांटा गया था। तो यहाँ देख सकते हैं यानी सबसे ऊपर राष्ट्र था, राष्ट्र जो सम्राट
इसका होता था। इसके बाद देश या भुक्ति होती थी, इसके जो या प्रांत होते थे उसको ऊपरी जो उसका नियंत्रण था ऊपरी के पास था। विषय का जो नियंत्रण था विषयपति के पास था, यानी उससे नीचे था। इसके नीचे विधि थी, उसके नियंत्रण या इसका जो प्रशासन देखता था आयुलन, वो विधि महत्तर इसका प्रशासन देखता था विधि का। इसके बाद ग्राम है, और ग्राम का प्रशासन ग्रामीण या अष्ट कुलाधिकारी देखता था। गुप्त काल प्रांतीय प्रशासन, ये सब जानकारी इसमें रही। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर यह है कि नीचे तो कथन दिए गए जिसमें से एक ही कथन और कारण पर आधारित है, तो इसको देखते हैं। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था। कारण यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस न पहुंचे। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या इसमें दिया है, यानी ये 3 है। इसके बाद जो है यानी इसका डी विकल्प ही सही है। डी मतलब यह हो गया कि ये सत्य किंतु आर असत्य है। ये सत्य होने का मतलब यह है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान कहते सत्य है, लेकिन यह सत्याग्रह समिति से रखा गया था कि ब्रिटेन की प्रयास पहुंचे, ये गलत है, जबकि स्टेटमेंट सही। इसकी व्याख्या यह बनती है कि अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकार करने के बाद 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने कुछ चुनिंदा व्यक्तियों द्वारा सीमित सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया। सत्याग्रह को सीमित रखा गया था ताकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर उथल पुथल के कारण ब्रिटेन को शर्मिंदा न होना पड़े। इस कारण ये सत्य है किंतु आर असत्य है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। तो गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है, इस पर विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं पूर्व की वीडियो के अंत में, देख सकते हैं वहाँ से। तो गुर्दे की पथरी यानी जो किडनी होती है उसकी पथरी किसके कारण बनती है, तो ये आक्जिलेट या क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वृक्क या गुर्दे या किडनी की पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम आक्जिलेट, याद रखना कैल्शियम आक्जिलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम आक्जिलेट के कारण गुर्दे में पथरी, यानी ये ध्यान रखना कैल्शियम आक्जिलेट के कारण गुर्दे में पथरी या अस्मरी या स्टोन बनती है। अस्मरी को याद रखना, कभी कभार पथरी न करके अस्मरी का पूछ सकता है, यानी स्टोन यह बनती है। इसका आंसर सही भी रहा। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। मुख्यतः युग्मों स्थान में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, याद रखना कि नहीं पूछ रहा है, डी इसमें सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब 3 जो है सही है, इसको भी आप याद रख सकते हैं इसमें। तो इसमें देखें, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मखदूम में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो कहाँ है, मऊ में है। अब डी को देख लेते हैं, ये कहाँ पर है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान जो वाराणसी में दिया, ये गलत है। डी को छोड़कर सभी विकल्पों क्यों सही है, क्योंकि भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ में है, यानी वाराणसी में करके मेरठ कर देता तो सही होता है मेरठ में। इन चारों को भी आप याद कर सकते हैं, तो यह सही है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, चूंकि 2023 में जो देखें तो 1 दिसंबर 2023 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 31 नवंबर 2023 तक भारत जो G20 यानी 18वें G20 का अध्यक्ष था, तो उस पर बहुत से प्रश्न बनाए गए थे। हालांकि वो अभी भी पूछा जा सकता है, ये याद रखना उसको। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 संदर्भ में से कौन से प्रतिभागी देश मुख्य सही सम्मिलित नहीं है, यानी G20 का भी लेटेस्ट देखें जो सम्मेलन किया गया था 18-19 नवंबर 2024 को जो है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। और जो नेक्स्ट विश्व होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा, और साउथ अफ्रीका पहली बार इसकी मेजबानी करेगा। वैसे भारत भी पहली बार ही मेजबानी किया था, तो वह करंट अफेयर्स में अपडेट करके दिया गया, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन, यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन 2023 संदर्भ में से कौन सा युग्म प्रतिभागी देश यानी प्रतिभागी मुख्य सही सम्मिलित नहीं है, यानी इसमें जो राष्ट्राध्यक्ष हैं कौन से इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ब्राजील के जो है जोको विडोडो ये गलत है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी एल्बानीज़, ध्यान रखना उस दौरान के लिए सही है। वर्तमान में बदलते रहते हैं क्योंकि राष्ट्र प्रमुख हैं, हमेशा वहाँ पर कुछ न कुछ बदलते रहते हैं, इसलिए अपडेट करना आवश्यक है वहाँ पर। कनाडा में देखें जस्टिन ट्रूडो हैं, अर्जेंटीना में अल्बर्टो फर्नांडीज हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बदलते हैं भाई, इसलिए इसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखें ब्राजील को भी देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अपडेट कर लेते हैं, इसमें देखें यहाँ पर देखें तो 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के राजधानी में नई दिल्ली में किया गया। इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ये भी वर्तमान में याद रखना है। यहाँ पर जो दिया है ब्राजील के राष्ट्रपति जोको विडोडो नहीं बल्कि यही है। अभी G20 जो 19वां सम्मेलन किया गया, इन्होंने वहाँ की जो अध्यक्षता की लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा, ये ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष हैं, यानी राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं, याद रखना कि इंडोनेशिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज़, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ये भी जस्टिन ट्रूडो वर्तमान में है। अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति हैं एल्वार्डो फर्नांडीज, यानी तत्कालीन ये थे और वर्तमान में ये नहीं है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, यानी वो भी तत्कालीन उस वक्त थे, वर्तमान में भी नहीं है। G20 देशों के राष्ट्र प्रमुख इस प्रकार प्रमुख समेत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। 17 नंबर आपका ये है, चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, आपका पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन को ज्ञात करने के लिए इनमें से कौन सा पेलोड का प्रयोग किया गया था। तो सी इसमें है APXS का प्रयोग किया गया था। इसके लिए याद रखना है इसको। चंद्रयान 3 जो भारत का एक सफल मिशन रहा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यह चंद्रयान 3 के रोवर में संलग्न APXS, यानी इसका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्स रिच स्पेक्ट्रोमीटर का उद्देश्य चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास मृदान चट्टानों के रासायनिक संख्या जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन का पता लगाना है। जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि भारत जो चंद्रयान 3 था सफल रहा, यानी भारत जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव जहाँ अंधकार रहता है, चंद्रमा देखें तो 14
पृथ्वी के दिन के हिसाब से 14 दिन का जो होता है वो अंधेरा होता है और 14 दिन प्रकाश रहता है वहाँ पर, 14 दिन की रात होती है, 14 दिन का प्रकाश होता है। चंद्रमा जो होता है तो 28 दिन में अपना पूरा एक चक्र लगा लेता है, उसके एक चक्र पूर्ण होते हैं। तो चंद्रयान-3 जो लॉन्च किया गया था, देखें 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और यह पूर्ण जो सॉफ्ट लैंडिंग किया था 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया था। तो ये सारी जानकारी पूरी दी तो वहाँ देख सकते हैं। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न देते हैं। 18 नंबर प्रश्न यह है कि एक मार्क के संबंध में कथनों में से कौन सा सही है? सही है। तो एक मार्क कृषि उत्पादन की गुणवत्ता का सूचक है। एक मार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है, यानी इसमें एक सही है, यानी पहला सही, एक मार्क कृषि उत्पादन गुणवत्ता का सूचक है। एक मार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम जारी नहीं करता है, इसको व्याख्या को समझ लेते हैं। एक मार्क कृषि उत्पादन गुणवत्ता का सूचक है, सही है। इसका प्रमाण पत्र भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी किया जाता है, ये याद रखना है। एक मार्क का उपयोग कृषि उपज श्रेणीकरण और चिन्हांकन अधिनियम 1937 यथा संशोधित द्वारा विनियमित है, यानी विपणन और निरीक्षण निदेशालय, और उसमें क्या दिया, भारतीय खाद्य निगम, यानी FCI नहीं करता है बल्कि भारत सरकार का विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय इसका जो होता है प्रमाण पत्र जारी करता है। एक मार्क का, एक मार्क है क्या, कृषि उत्पादन गुणवत्ता का सूचक है, इसमें एक सही है, यानी डी रहा। 19 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही को देखते हैं। तो इसमें चीनी उद्योग प्रारंभ उत्तर प्रदेश में स्थित था। गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना चीनी उत्पादन में समस्याएं जनक थी, यानी इसमें जो है यानी दोनों सही है। यानी देखें तो वर्तमान में बल्कि ऊख उत्पादन में एक शुगर केन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि शुगर की प्रोडक्शन में देखें तो शुगर की प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश जो है वर्तमान में द्वितीय स्थान पर है, पहले स्थान महाराष्ट्र है। और ये कहा चीनी उद्योग प्रारंभ उत्तर प्रदेश में था, यानी पहले जो था उत्तर प्रदेश चीनी और दोनों पहले स्थान पर था, लेकिन इन कारणों की वजह से जो है वह अब जो है द्वितीय स्थान पर आ गया। तो उसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर है अध्ययन आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। चीनी उद्योग प्रारंभ उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी स्थित था। देश में चीनी की प्रथम मिल वर्ष, यानी देश में ध्यान रखना कि अपने देश भारत में चीनी की प्रथम मिल वर्ष 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर पूछ देता है, तो याद रखना है कि यह देश का उत्तर प्रदेश का प्रथम चीनी मिल 1903 में देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। अतः कथन सत्य है। उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि की तुलना में गन्ने की उपज कम है। साथ ही साथ कम पेराई सत्र तथा उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना, पुरानी मिलें आदि ने भी चीनी उत्पादन की समस्याएं उत्पन्न करते कथन सेकंड भी सत्य है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 20 नंबर राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में कितना विचार कीजिए। यह 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसको देख लेते हैं। तो इसका केवल ये सही है। एक मतलब ये हुआ कि यह जो है क्या, राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो यह 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका आयोजन भारत सरकार ने नहीं किया था, यानी गलत स्टेटमेंट से व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या यह है कि 22 सितंबर 2 अक्टूबर 2023 के मध्य राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन लखनऊ में किया गया। इसका आयोजन केटी फाउंडेशन तथा फोप्सन बुक्स द्वारा किया गया था। कथन एक सही है और कथन दो गलत है, यानी भारत सरकार लिखा था, यहाँ केटी फाउंडेशन द्वारा तथा फोप्सन बुक्स द्वारा किया गया था। चलिए 21 नंबर देखते हैं। तो स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई से कम गहराई प्रतीत होने का कारण क्या है? तो इसका सी अपवर्तन है, यानी अपवर्तन के कारण जो होता है। तो उसको देख लेते हैं। अपवर्तन के कारण क्या है? अपवर्तन रिफ्लेक्शन एक प्राकृतिक घटना जिसमें प्रकाश किरण एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। अपवर्तन के कारण ही एक स्विमिंग पूल वास्तव में जितना गहरा उसमें कम गहरा प्रतीत होता है। यानी कहने का आशय हुआ कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो अपने पथ से विचलित जो हो जाती है, यानी विचलन हो जाता है, वो विचलन ही होता है जो वो अपवर्तन रिफ्लेक्शन या अपवर्तन कहलाता है, और उसके कारण ही ये घटना घटती है। यानी इसमें जो है स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई कम गहराई प्रतीत होना, यानी वो ज़्यादा गहरा रहेगा लेकिन दिखेगा कम गहरा, तो ये अपवर्तन के कारण है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, यानी यहाँ भी कथन और कारण है। तो बंद शीशे, खिड़कियां, दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। कारण इसका देख लेते हैं। तो कारण यह कह रहा है कि एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अब तो आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर बी सही है, यानी ये दोनों सही है। व्याख्या भी साथ में कर रहे हैं। दोनों सही होने का मतलब ये हुआ कि यह जो कह रहा है कि बंद शीशे खिड़कियों दरवाजों को, यानी बंद शीशे खिड़कियां दरवाजों वाली कार में यात्रा, यानी कार में आप यात्रा करते हैं उसकी खिड़की बंद कर देते हैं तो आकाशीय बिजली यदि गिरती है तो आप उससे सुरक्षित रहेंगे। इसका कारण बता रहा है कि बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है तो आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसकी व्याख्या जल्दी समझ लेते हैं। देखें, कार मूल रूप से एक धातु का आवरण है और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत के अनुसार धातु के आवरण के अंदर कोई विद्युत यंत्र या विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं हो सकता। धातु के आवरण के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं हो सकता। किसके सिद्धांत से? इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत से। इसलिए आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में वह केवल कार की धातु कारों से होकर गुजरेगी और अंदर स्थित व्यक्तियों से नहीं टकराएगी। हालांकि इस स्थिति में कार के अंदर स्थित व्यक्ति तभी सुरक्षित रहेंगे जब कार के शीशे दरवाजे पूरी तरह से बंद हों और यात्री कार के किसी धातु वाले हिस्से को न छू रहा हो। इस प्रकार ए और आर दोनों सत्य हैं। आर की सही व्याख्या कर रहा है। 23 में देखते हैं। लेकिन कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सुमिलित नहीं? ध्यान रखना है कि सुमिलित नहीं, एक इसमें सुमिलित नहीं, 3 सुमिलित हैं, इसलिए इसको याद कर सकते हैं। बी देखें, इसमें जो है काफ़ी बोर्ड हैदराबाद गलत है, जबकि मसाला बोर्ड कोचीन में है, इसको याद कर सकते हैं। चाय बोर्ड कोलकाता में, रबर बोर्ड कोयटा में है, कोट्टायम में है। तो इसमें देखिए मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में है, यानी। और इसके बाद काफ़ी बोर्ड देखें का मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में है, यानी हैदराबाद लिख दिया है। यह बंगलुरु जो है कर्नाटक में जो है, हैदराबाद जो है ये तेलंगाना में नहीं है, क्योंकि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तो ये
कर्नाटक के बेंगलुरु में कॉफ़ी बोर्ड है और काफ़ी सर्वाधिक भारत में जो होता है वो कर्नाटक में ही होता है, इसलिए इसको याद कर सकते हैं। भारतीय चाय बोर्ड, इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिमी बंगाल में है। ध्यान रखना है कि भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, जो वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरला में है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। 24 नंबर देखते हैं। चलिए 24 नंबर देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। यह वाराणसी में स्थित है। इसको देख, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है, एक और दो, इसमें न तो एक दोनों गलत है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में स्थित है, उसने वाराणसी दिया था, गलत हो गया। न कि वाराणसी में। इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई थी। इस प्रकार दोनों ही प्रश्न गलत हैं। 13 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर जो है 1963 को हुई थी और दिया क्या है, एक मैसेज दिया है 13 नवंबर 1963 को हुई थी और कहाँ पर है, लखनऊ में है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत था। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर आपका यह है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड है, चित्रकारी और राज्य है, इसको मैच कराना है। मैच में ये आपका डी सही है। डी का मतलब ये हुआ कि मधुबनी देखें तो बिहार से है और आपका लेपाक्षी जो है यह आंध्र प्रदेश से है और देखें पट्टचित्र जो है आपका उड़ीसा से है और वारली जो है महाराष्ट्र डी कैंसर से हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें दिया है मधुबनी बिहार से, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में, चंद्रमा उड़ीसा और वारली महाराष्ट्र से है। 26 नंबर ये अर्थमेटिक संबंधी प्रश्न है कि एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर से 5 वर्ष में 540 रुपये हो जाती है। यही धनराशि 9% सालाना ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाएगी। इसका आंसर भी सही है, 508 रुपये। हालांकि यहाँ आंसर दिया है इसका सारा चीज स्टेटमेंट करके, ये कैसे, हालांकि बहुत बड़ा कर दिया है। इसका आंसर देख सकते हैं 508 है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 26 नंबर का तो बहुत ही साधारण प्रश्न है, साधारण ब्याज का है। इसमें जो है जो सूत्र लिखा गया उसके आधार पर देखें तो हालांकि सभी लोग जानते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज का सूत्र जो SI होता है वो देखें तो PRT/100 होता है। P प्रिंसिपल होता है, R रेट होता है और T इसमें टाइम है। तो पहले स्टेप में हम मान लेते हैं, यानी यहाँ पर जो लिखा है कि माना मूलधन X है, इसका कैपिटल X है, यानी P प्रिंसिपल जो X है। तो इस प्रकार से हम देखें कि वो धनराशि 540 यदि 5 वर्ष में, और इसमें R दिया है, यानी T दिया है, R दिया है और इसमें मिश्रधन दिया है। जैसे कि हम जानते हैं मिश्रधन जो होता है वह होता है आपका, यानी मूलधन में हम जब ब्याज जोड़ देते हैं तो वह मिश्रधन हो जाता है। मिश्रधन कितना है, 540 है। मूलधन हमने x मान लिया, यानी मूलधन x मान लिया है। तो इसमें जो है इसका ब्याज देख लें, यानी P इसमें हम ब्याज यदि मान लेते हैं, जो भी ब्याज इसमें हो, तो ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, यानी 540 में से हम जो है मूलधन घटा देंगे, 540 माइनस x, तो ये ब्याज हो जाएगा, यानी ब्याज हो गया। जबकि ब्याज के सूत्र हम क्या जानते हैं, यानी यही ब्याज जो है 540 यानी x जो ब्याज हुआ ये बराबर हो जाएगा PRT/100 के। पहले स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें P क्या है, P x ही बना रहेगा क्योंकि x ने माना है। x R कितना है, R इसमें जो है दर इसमें जो है 7% सालाना की दर से 7 और इसमें T 5 वर्ष /100 है, यानी इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, यानी 7 1/20। सॉल्व करने पे ये प्राप्त होगा, यानी इसको हम यदि गुणा कर देते हैं, यानी यहाँ काटने के बाद ये सारे गुणा इसमें हो जाएंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो x का मान प्राप्त हुआ है 400 रुपये, यानी हमें मूलधन प्राप्त हो गया। अब दूसरे स्टेप में जो दिया है उसमें देखिए R यह दिया है, T ये दिया है, तो इससे हम जो है इसमें साधारण ब्याज निकालेंगे PRT/100 से, तो 108 हो जाएगा। और पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो हम मिश्रधन निकालना होगा मूलधन 400, तो 108 जोड़ देंगे 508, यानी 508 रुपये जो बहुत ही साधारण ढंग से इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट सही उत्तर के चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड है तेल शोधनशाला और राज्य है, यानी कहाँ पर है, इसको याद रखना है। इस कोड के हिसाब से हम देखें तो इसमें बी सही है। बी का मतलब ये हो गया कि आपका जो है बरौनी है ये बिहार में है, और यानी बी सही है। और बी बोगाई गांव देखें तो ये असम में है, तेल शोधन कारखाना। इसके बाद देखें सी का जो बीना है मध्य प्रदेश में, और कोयली जो तेल शोधन कारखाना है गुजरात में है। तो इस प्रकार से ये तेल शोधन कारखाना और राज्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीचे लगा दिया हुआ है इसका बनाते हुए, बरौनी बिहार में, बोगाई गाँव असम में, बीना मध्य प्रदेश में, कोयली गुजरात में है। 28 नंबर चलते हैं। तो यह मीरात सिकंदरी पुस्तक संग्रह में कौन से कथन सत्य, इसको देखें। इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है, किसमें, मीरात सिकंदरी में। अब सत्य असत्य को इसमें ध्यान रखना है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उचित प्रबंध का वर्णन है, किसमें, मीरात सिकंदरी में। इसका डी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। यानी जो मीरात सिकंदरी है इसको व्याख्या देख लेते हैं, इस पर नहीं चलते हैं। यहाँ देखें, मीरात सिकंदरी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन, साथ इसमें उसके शासनकाल में व्यवसायियों द्वारा सड़कों की सुरक्षा सेफ्टी के माध्यम से लाभान्वित होने का उल्लेख करता है। दोनों का सत्य और सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं। यानी ये जो है महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है, किसमें, यह मीरात सिकंदरी में, और इसमें व्यापारिक मार्ग सुरक्षा का प्रबंध किया गया था, वो भी सत्य है। 29 में गाजा पट्टी के संदर्भ में कथन में कौन सा सही, इसमें सही का, इसकी सीमा मिस्र से लगती है, यानी भौगोलिक रूप से इसको याद रखना है। इसकी सीमा मिस्र से लगती है, इसकी सीमा इसराइल से लगती है, यानी डी, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर जो है जो खाड़ी के देश हैं या जो अरब प्रायद्वीप के जो देश हैं प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी तरह के प्रश्न भौगोलिक दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अपडेट करना अति आवश्यक हो जाता है। इसको देख सकते हैं, दोनों सही। इसमें देखें, गाजा पट्टी पर वर्ष 2007 से हमास का शासन है। यह मध्य पूर्व में मिस्र एवं इसराइल के बीच भूमध्य सागर की सीमा से लगी एक पतली पट्टी है। इसका क्षेत्रफल देखें तो लगभग 360 वर्ग किलोमीटर है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले के प्रत्युत्तर में इसराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया था, ध्यान रखना है।
ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इसराइल ने चलाया था। और उसकी भौगोलिक स्थिति को हालांकि मैप के माध्यम से इसको आसपास के जितने हैं उसको देखना एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, तो ये इसमें पूछा हुआ है, तो इसको याद रखना। दोनों स्टेटमेंट से कि गाजा पट्टी जो है यह इसकी सीमा से लगती है और इसकी सीमा इसराइल से भी लगती है। गाजा पट्टी के इन दोनों के बीच में है एक पट्टी को इसका व्याख्या देखा। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 संदर्भ में इनके तत्वों पर विचार कीजिए। इसमें देख सकते हैं कि बजट का आकार देखें तो यह है आपका 7,60,000 करोड़ रुपये है, यानी 7,60,000 करोड़ रुपये है। राजकोषीय घाटा देखें तो यह आपका है 84,883.16 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसमें देखें तो बी केवल 2 सही है, यानी बी स्टेटमेंट इसका सही है, पहला गलत है। यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ये जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट का आकार देखें 76,000 करोड़ रुपये नहीं, बल्कि यह देखें यह था आपका वर्तमान में ये 23-24 के लिए जो बजट है इसका आकार 76,000 प्लस करके हो गया। इसलिए याद रखना है कि 2024-25 के लिए बजट का आकार पूछेगा तो यह आपका 76 के आसपास है, उससे 76 जो है कुछ ज़्यादा उसमें रहेगा। और ये जो है 23-24 में जो है आपका 6,90,242.43 करोड़ रुपये था, अतः कथन ये गलत है। चूँकि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा देखें 84,883.16 करोड़ रुपये मानता है, कथन 2 सही है, इस प्रकार बी विकल्प सही है। तो अपडेट करना है कि इसलिए अपडेट कर लेते हैं। तो इसमें देखें उत्तर प्रदेश 2024-25 की विशेषताएं इसमें देखें तो ये बजट का आकार देख सकते हैं। हालांकि ये पूछा था, यह जो है इसमें पूछा था, आगे जो है आरओ में ये पूछ भी सकता है, या फिर अपर पीटी एग्जाम में भी जो 22 दिसंबर को उसमें पूछ सकता है। तो 23-24 में जो बजट का आकार था ये देखें तो आपका 6.902 लाख करोड़, यानी 6,90,000 से कुछ ज़्यादा था। आज जबकि 24-25 में जो इसका बजट का आकार देखें तो हालांकि 76 नहीं था, 73, यानी इसमें देखें तो 7,36,471.71 लाख करोड़ रुपये जो है बजट का आकार है ये उत्तर प्रदेश का। इसको भी कर सकते हैं 7.364 लाख करोड़, इसको भी पॉइंट में करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन 7,36,437.71 लाख करोड़ जो है यह बजट है। इससे पूर्व का बजट हम देख सकते हैं तो यह सारी जानकारी इसमें लगभग 46,000 करोड़ रुपये अधिक है, यानी पिछले साल के पीछे देखें तो वो इस बार जो 46,000 करोड़ रुपये ज़्यादा है बजट उत्तर प्रदेश का। इसमें राजकोषीय घाटा को भी देख सकते हैं। इसमें राजकोषीय घाटा देखें तो उत्तर प्रदेश बजट 2024 में सरकार ने राजकोषीय घाटा यानी जीएसडीपी का 3.43% अनुमान किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 3.46% अनुमानित है। इस पर आधारित एक वीडियो बनाकर अपलोड की जा चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यह सारी जानकारी इसमें इस पर चर्चा नहीं करते हैं तो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो ये कह रहा है अनुक्रम में अगला भिन्न कौन सा है, यानी अनुक्रम दिया है उसमें अगला भिन्न पूछा तो सी है। हालांकि इसका जो डिटेलेशन दे दिया है इसकी व्याख्या जो है 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 है। इसमें अगला भिन्न देखें तो इस प्रकार से है। इसमें जो है हर में देखें तो प्रत्येक में 2-2 गुणा करता जा रहा है और अंश में 2-2 जोड़ता जा रहा है, तो बहुत ही साधारण है। यानी अगला देखें तो इसमें सी 9/32 हो जा रहा है, यानी अंश में 2-2 जोड़ रहा है। यानी यहाँ देखें तो ये विषम संख्याएं हैं ऊपर और नीचे सम संख्याएं जो है सम और विषम के रूप में बढ़ रहे हैं, 2-2 जोड़ रहे हैं। और यहाँ जो है दुगना होता जा रहा है, नीचे गुणा 2 का तो ऊपर 2 का योग है, तो ये हो जाएगा 7/32 हो जाएगा, यानी सी इसका आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें 32 नंबर प्रश्न है। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इसमें दिया इसने 2 बार भारत का दौरा किया। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था, यानी स्टेटमेंट गलत है। ये इसका सही है कि इसने 2 बार भारत का दौरा किया, ये सही है। साइमन कमीशन के बारे में इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। तो ये देखिए साइमन कमीशन ने 2 बार भारत का दौरा किया। पहली बार 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 तक था, दूसरी बार 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक। यह ध्यान रखना है कि दूसरी बार ये जो कह रहा है 29 से 30 तक कर दिया है, जबकि दूसरी बार भी इसने 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक भारत का दौरा किया। अतः स्पष्ट है कि दूसरा कथन गलत है, जबकि पहला कथन सही रहा। 35 नंबर देखते हैं। तो इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। इसे मार्स ऑर्बिटल मिशन यानी मोम कहा गया, ये सही है। इसे नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया, ये गलत है। सॉरी, सही है, यानी नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया, 23 नहीं 2013 में लॉन्च किया गया, ये सही है। और ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट्स हैं इसके। यानी इसमें देखें तो टी यानी एक और दो दोनों सही। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका है कि भारत के मंगलयान को मार्स ऑर्बिटल मिशन यानी मोम के नाम से जाना जाता है, इसे भी जाना जाता है। यह मिशन इस मिशन को PSLV-C-25 द्वारा 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। यह भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन या फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन था। उल्लेखनीय कि भारत ऐसा पहला राष्ट्र जिसने अपने पहले ही प्रयास में 24 सितंबर 2014 को मंगल कक्षा में मंगलयान की सफल स्थापना की थी। यानी इस तरह से मंगल ग्रह पर भेजने वाले देशों में चौथा देश भारत बना था, लेकिन पहले प्रयास में सफल होने वाला पहला राष्ट्र बना था। यानी जो भी ये 4 इससे पूर्व 3 देश सफल हुए थे वो पहले प्रयास में नहीं सफल हुए थे, भारत पहले प्रयास में सफल हो गए। हालांकि ओवरऑल भेजने वाले भारत जो चौथा देश बना था, चौथा राष्ट्र बना था। अगला इसमें देखते हैं तो मीना माता रोग का कारण है, यानी 20 का है मरकरी यानी पारा जो है यह मीना माता रोग का कारण है। चलिए इसको देख लेते हैं इसी व्याख्या को। तो मीना माता रोग मरकरी यानी पारा प्रदूषित जल के कारण होता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर था। ज्ञातव्य कि यह रोग सर्वप्रथम जापान के मिनीमाता की खाड़ी में मरकरी पारा द्वारा समन्वित मछलियां खाने से हुआ था, इसलिए इसे मिनीमाता व्याधि रोग संज्ञा दी गई। उल्लेखनीय कि इस रोग के कारण शरीर के अंग ओठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं, साथ ही बहरापन, आंखों का धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन भी पैदा होता है।
सीबीआई की डिटेल व्याख्या इसको ध्यान रखना है। 35 नंबर देखें तो इसमें एक अब कथन अवकारण दिया गया है, लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात की बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। उसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो इसका देखें डी है। डी मतलब हुआ, ये तो दोनों शब्द हैं ए और आर, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहे हैं तो उसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। इसमें लाल मिट्टी का रंग उसमें लौह तत्व की उच्च प्रतिशत की बजाय लौह के व्यापक प्रसार वाइड डिफ्यूजन के कारण होता है। अतः कथन लिख सकते हैं इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ह्यूमस आदि कमी होती है, लेकिन ये पोटास से काफी समृद्ध होती है। यानी जो है डी यानी कथन कारण दोनों सत्य, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो व्याख्या हमने देख लिया। 36 में देखते हैं तो लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कथन कौन कर सकते हैं, करा पूछ रहा है। तो अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा करना, यानी दोनों इसमें सही है। यानी लॉर्ड कर्जन जो था अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित किया और कलकत्ता नगर निगम की घोषणा भी इसी ने की। तो दोनों कथन सही यानी सही। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। तो व्याख्या आपका यह है कि कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 की घोषणा लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। अतः कथन दो सत्य है। हालांकि अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करने का प्रत्यक्ष संदर्भ या कथन तो लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में नहीं मिलता। तथापि कर्जन ने 1904 में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मिशन के सदन में कहा था, मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट से उकेरा गया है जिससे कयामत की चट्टान से काटा गया है कि हमारा काम न्यायसंगत और कायम रहेगा। इस आधार पर कथन एक भी सत्य माना जा सकता है। अगला देख लेते हैं तो भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान रखें कि वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, वे संसद सदस्य की विशेष का हकदार नहीं है। यानी दोनों इसमें गलत है, यानी दोनों इसमें गलत बन जा रहे हैं महान्यायवादी। इसमें देखें तो यह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को विधिक विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। राष्ट्रपति के द्वारा न केवल नियुक्त किया जाता है बल्कि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर अपना पद धारण करता है। इस तरह कथन एक असत्य है, यानी इसके असत्य होने के कारण प्रधानमंत्री लिखा है, राष्ट्रपति लिखा तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं न कि प्रधानमंत्री के। और संसद के विशेषाधिकार के हकदार नहीं लिखा है, इसलिए ये भी गलत हो गया, बल्कि हकदार होते हैं। आगे इसमें देखें तो यह इस तरह कथन एक असत्य विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत की महान्यायवादी को संसद के दोनों सदन को बैठक में तथा संसद की किसी समिति में उसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं। अनुच्छेद 105(4) के अनुसार जिन व्यक्तियों को संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने और उसकी कार्रवाई में अन्यथा भाग लेने का अधिकार उसके संबंध में संसद सदस्य विशेषाधिकार उन्मुक्त संबंधित उपबंध समान रूप से लागू होते हैं। अतः कथन वो भी असत्य है, यानी बोल सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता ये महान्यायवादी। कहने का सही हुआ कि जो है संसद दोनों समय बैठक में भाग लेगा तो संसद की समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया भाग लेना था बोलने का अधिकार, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। वहाँ लिखा था आपका, यानी इसमें जो लिखा है ये संसद सदस्य विशेष अधिकार के हकदार नहीं है, तो यहाँ नहीं कहा जबकि हकदार है।